नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मेरे टारगेट में, जिसका एकमात्र उद्देश्य है बिहार में टॉपर्स देना। जी हाँ दोस्तों, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम बढ़ाओ ऐसे कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम बढ़ाओ ऐसे कि निशान बन जाए। अरे यूँ तो ज़िंदगी काट लेते हैं लोग कीड़े-मकोड़ों की तरह, यूँ तो ज़िंदगी काट लेते हैं लोग कीड़े-मकोड़ों की तरह। तुम टॉपर बनो ऐसे कि तेरी ज़िंदगी एक मिसाल बन जाए, तुम टॉपर बनो ऐसा कि तेरा ज़िंदगी एक मिसाल बन जाए, तुम टॉपर बनो ऐसे कि तेरी ज़िंदगी एक मिसाल बन जाए। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट में, जिसका एकमात्र उद्देश्य है बिहार में टॉपर्स देना। तो इस अंक में हम सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो 2011 से 2021 तक परीक्षा में सबसे अधिक बार पूछा गया है। और इस क्वेश्चंस के सेट से आपको 25 से 30 नंबर निश्चित रूप से परीक्षा में आएगा, क्योंकि इस लघु उत्तरीय क्वेश्चन में बहुत सारे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन और साथ ही साथ आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को भी बताया जाएगा दोस्तों। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, पलक को नहीं झपकाएंगे और इन सारे प्रश्नों को उत्तर को अपने दिमाग में उतार लेंगे या रट लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है दोस्तों आपके लिए। तो वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना ना तो भूलें दोस्तों, क्योंकि एक एक वीडियो आपको बिहार का टॉपर्स बनाएगा दोस्तों। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, चलते हैं पहले प्रश्न पर। ये रहा आपके बीच दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न आपके बीच, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रिया इटली जर्मनी के एकीकरण में एक बाधक थी। ऑस्ट्रिया इटली जर्मनी के एकीकरण में क्या थी दोस्तों? बाधक थी। जुलाई 1830 की क्रांति, जो कि चार्ल्स 10 के समय में हुई थी। जुलाई 1830 की क्रांति, जुलाई में ये क्रांति हुई थी, जो कि चार्ल्स 10 के टाइम में हुई थी दोस्तों। इसके बाद इसमें क्या किया गया था कि फ्रांस में जो है अभिजात वर्ग था, जो ऊंचा वर्ग था, उसको ज़्यादा फैसिलिटी देने की कोशिश की जा रही थी और 4 अध्यादेश को लागू किया गया था। इसी के विरुद्ध में क्रांति हुई थी। तो अब देख लेते हैं दोस्तों, इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन के क्षेत्र में भी समान प्रक्रियाएं चल रही थी। नहीं, इटली के एकीकरण के साथ साथ जर्मनी का भी एकीकरण चल रहा था। इटली के एकीकरण में मार्ग में ऑस्ट्रिया बाधक बनी हुई थी। 1830 की क्रांति के बाद, जो जुलाई 1830 में हुई, चार्ल्स 10 के शासनकाल में हुई, इटली में भी नागरिक संशोधन कारण शुरू हो गए। मैजिनी ने इन नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। जी हाँ, मैजिनी ने क्या किया दोस्तों? इटली के उत्तरी और मध्य इटली को एकीकृत करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक जिसका शासनकाल जो 1815 से लेकर 1848 तक मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। 1815 से 1848 तक जो है मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। इसने क्या किया? एक घोर प्रतिक्रियावादी, इन राष्ट्रवादी नागरिकों को दबा दिया गया, इसको क्या कर दिया? कुचल दिया, दबा दिया गया। इटली का एकीकरण रुक गया। जर्मनी में भी राष्ट्रवादी भावना को कुचलने में ऑस्ट्रिया के मेटरनिक ने द्वारा दमनकारी नस्लवाद के आदेश को जारी काल्सवाद के आदेश को जारी किया। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, उसने क्या किया? डिस्टरबेंस किया, दिक्कत की पैदा की। वो बाधा था इटली के एकीकरण में। अतः इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया क्या था दोस्तों? बाधक था। इटली के एकीकरण में कौन था बाधक? ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था दोस्तों? मेटरनिक। कौन था दोस्तों? मेटरनिक। और बाधक कौन था? कौन था? ऑस्ट्रिया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। ये रहा आपके बीच, मेटरनिक युग क्या है? जी हाँ दोस्तों, मेटरनिक युग का कब कब से कब तक हुई? 1848 से 1815। 1815 में जो वियना कांग्रेस हुई थी, नेपोलियन के आक्रमण के बाद दोस्तों, जो वहाँ के लोग थे, फ्रांस, इटली, ये सब, तो यूरोप के लोग जो थे कुछ राष्ट्र के, वो चाहते थे कि पुनः उसी तरह की व्यवस्था को लागू किया जाए। इसी के लिए वो क्या किया? 1815 में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के अध्यक्षता में वहाँ पर वियना में एकत्र हुए। वियना एक जगह का नाम है दोस्तों। वहाँ पर क्या हो गए? वहाँ पर एकत्र हुए और एक कांग्रेस यानी कि संगठन की स्थापना की, और जिसे कि वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। वो 1815 में हुआ था दोस्तों। वियना कांग्रेस कब हुआ था दोस्तों? 1815 में। और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। मेटरनिक को चांसलर बना दिया गया। एक घोर प्रतिक्रियावादी था, राष्ट्र गणतंत्र का विरोधी था मेटरनिक। और 1848 में जब मेटरनिक की मृत्यु हुई तो इस युग की शुरुआत हुई। इस तरह से आप देख रहे हैं दोस्तों, 1815 से लेकर 1848 तक का युग क्या है? मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मेटरनिक। इसकी शुरुआत कैसे हुई दोस्तों? तो इसकी शुरुआत हुई वियना कांग्रेस से। किससे हुई दोस्तों इसकी शुरुआत? ये वियना कांग्रेस से हुई। इसकी शुरुआत किसके द्वारा हुई दोस्तों? वियना कांग्रेस के द्वारा। कब? 1815 में। और कब तक चला मेटरनिक युग?
1848 तक चला दोस्तों, 1815 से 1848 तक। मेटरनिक कौन था दोस्तों? ऑस्ट्रिया का चांसलर। जिस तरह से हमारे देश में प्रधानमंत्री हुआ करता है दोस्तों, उसी तरह से उसी के समतुल्य आप चांसलर को भी मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा दोस्तों आपके बीच, गैरिबाल्डी कौन था? इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी? गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। देख रहे हैं दोस्तों, 3-3 प्रश्न है, क्योंकि इसलिए आपको बताया गया कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए 30 नंबर आपका इस वीडियो से पक्का है दोस्तों। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे और सारे के सारे वीडियो में सारे के सारे जो मैटर देंगे उसको अपने दिमाग में उतार लेंगे, अपने दिमाग में डाल देंगे, नहीं तो रट लेंगे दोस्तों। इटली के एकीकरण के द्वितीय चरण में गिरिबाल्डी ने अपनी तलवार से पूरा किया। तलवार यानी कि कहने का युद्ध के द्वारा, वह युद्ध की नीति में क्या करता था? विश्वास करता था। गैरिबाल्डी कौन था दोस्तों? गैरिबाल्डी एक नाविक था। गैरिबाल्डी कौन था दोस्तों? एक नाविक था और नाव चलाता था। लेकिन नाविक होने के बावजूद भी उसने क्या किया? इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि वह युद्ध की नीति में विश्वास। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जिसको लाल कुर्ती, काफी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया? जी हाँ दोस्तों, गैरिबाल्डी ने किया। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था दोस्तों। उसकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। और उसने क्या किया? दक्षिण इटली का एकीकरण किया। गैरिबाल्डी ने क्या किया दोस्तों? साउथ इटली, साउथ, दक्षिण, साउथ, साउथ इटली का क्या किया? उसने एकीकरण किया। साउथ इटली, उसने क्या किया दोस्तों? साउथ इटली का एकीकरण किया। गणतंत्र की स्थापना, वो पोप के राज्यों पर भी आक्रमण करता था, परंतु काबुल ने उसकी अनुमति नहीं दी। तो इस प्रकार देख लेते हैं दोस्तों, गैरिबाल्डी क्या था? एक नाविक था पेशे से, लेकिन बाद में वो क्या बन गया? वो एक नेता बन गया। और इटली की एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी? इटली एकीकरण के लिए उन्होंने युद्ध की नीति क्या थी? क्या कुछ लोगों का समूह मिलाकर सशस्त्र सेना बनाया, जिसका नाम क्या रखा गया? लाल कुर्ती रखा गया। और उसके द्वारा उसने दक्षिण इटली के क्षेत्र पर क्या किया? उसको सब क्षेत्र को जीत लिया और सब क्षेत्र को एक कर दिया, एक बना दिया। इसलिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? एकीकरण। उसी को क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग? एकीकरण। उसी को कहते हैं, क्या करते हैं? एकीकरण। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। ये रहा आपके बीच काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, रक्त एवं लोह की नीति क्या है? ब्लड एंड आयरन रूल, आयरन एंड ब्लड रूल। ये रक्त एवं लोह की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया। काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए दोस्तों, शॉर्ट के साथ साथ। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति के सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण करना चाहता। जी हाँ दोस्तों, जब बिस्मार्क वहां का चांसलर बना, कहाँ का? जर्मनी का। बिस्मार्क जब जर्मनी का चांसलर बना दोस्तों, तो उसने क्या की? रक्त और लोह नीति की अवलंबन किया। उसने सारे लोगों के लिए, जिस तरह से अभी हमारे देश में वर्ग 8 तक निःशुल्क शिक्षा है, अगला शिक्षा नीति 2021 में क्या किया जा रहा है कि इंटर तक निःशुल्क शिक्षा किया जा रहा है, ठीक उसी तरह से बिस्मार्क ने क्या किया था दोस्तों? रक्त एवं लोह नीति का सारे लोगों के लिए क्या कर दिया? सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया। और वो गुप्त, और बिस्मार्क क्या था दोस्तों? और एक चीज था, गुप्त संधियों का जन्मदाता। क्या था? गुप्त संधियों का जन्मदाता, बिस्मार्क को ही बोला जाता है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आते हैं। गुप्त संधियों का जन्मदाता कौन था? बिस्मार्क था। तो इन्होंने अपने रक्त और लोह नीति के द्वारा, यानी कि लोगों को अधिक से अधिक सैनिक शिक्षा दे करके और लोगों को लड़ाई के प्रति मोटिवेट करके क्या कर दिया उसने? जर्मनी पर जो ऑस्ट्रिया का कब्जा था, जो ऑस्ट्रिया का डिस्टर्बेंस था, उसको समाप्त किया और जर्मनी का एकीकरण किया दोस्तों। तो आप देख लेते हैं कि जर्मन लोग तो उन्हीं की नीति क्या थी? तो रक्त और लोह की नीति, यानी कि युद्ध के द्वारा सब काम को करना है, तलवार के बल पर। किया किसने? बिस्मार्क ने। और सैन्य सब लोगों के लिए सैनिक, सब मतलब सैनिक की शिक्षा लेना क्या कर दी? सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके बीच, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? जी हाँ दोस्तों, 1830 जुलाई की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। कौन बना दोस्तों? लुई फिलिप फ्रांस का राजा। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए क्या किया? स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया। क्या किया दोस्तों? स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया। क्या किया दोस्तों? स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया। और 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप गद्दी पर बैठा, उसने स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया। ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट करते हैं। और 1840 में क्या कर दिया? गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। किसको बना दिया दोस्तों? गीजो को। वो नीति क्या, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, किसी भी तरह वैधानिक, सामाजिक और सुधारों के खिलाफ था। यानी कि वो बेकार का आदमी था, कोई काम वो करना नहीं चाहता था, किसी तरह का सुधार वो करना नहीं चाहता। कौन? गीजो। बनाया किसने उसको? लुई फिलिप ने, जो फ्रांस का राजा बना था 1830 की क्रांति के बाद। जुलाई 1830 में जो हुई थी चार्ल्स 10 के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट हुई थी? चार्ल्स 10 के अगेंस्ट जो हुई थी। उस क्रांति के बाद जो बना कौन? लुई फिलिप। उसने क्या किया? वो राजा बना तो किसको बना दिया प्रधानमंत्री? गीजो को। और गीजो कैसा था? बेकार आदमी था, किसी तरह का कोई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैधानिक सुधार नहीं करना चाहता था।
फिलिप के पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था, और फिलिप भी क्या था, उसके पास भी कोई स्ट्रेटेजी नहीं था, कोई रणनीति नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं था कि किस तरह से सुधार किया जाए फ्रांस में। और उसमें की विदेश नीति में भी कोई सफलता हासिल नहीं हो रही थी, और जो फॉरेन अफेयर्स थे, जो अन्य देशों के साथ उसके जो कार्यक्रम चल रहे थे, उसमें भी कोई सुधार नहीं हो रहा था। तो नतीजा क्या निकलेगा, उसके शासनकाल में देश में भूखमरी, बेरोजगारी व्याप्त हो गई। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 को क्या किया, पेरिस में थियर्स, थियर्स आदमी का नाम है दोस्तों, नेता था वो, पेरिस, लंदन का राजधानी पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। राजा ने इस पर रोक लगा दी। कौन रोक लगा दिया, गीजो रोक लगा दिया या लुई फिलिप रोक लगा दिया था। पेरिस में विरोध प्रदर्शन और जुलूस निकाले गए। इस पर पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें अनेक लोग मारे गए। अतः दमनकारी नीति अपनाए, और 1848 में क्या हो गया दोस्तों, क्रांति प्रारंभ हो गया। और ऐसा क्रांति हो गया कि ये लुई फिलिप क्या हो गया, गद्दी छोड़कर कहाँ भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। लुई फिलिप कहाँ चला गया दोस्तों, इंग्लैंड भाग गया। और इस क्रांति के बाद क्या हो गया दोस्तों, फ्रांस के लोगों को 21 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मताधिकार मिला। 21 वर्ष के लोगों को क्या हो गया, मताधिकार मिला। थियर्स के नेतृत्व में क्रांति की गई थी, और 21 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को क्या मिला, वोट देने का अधिकार मिला। यानी कि उसको भी शासन में, डेमोक्रेसी में जिस तरह से सबको मत देने का अधिकार होता है, उसको भी सर राइट मिला, अधिकार मिला। तो कब हुई 1848 की क्रांति, तो 1848 की क्रांति क्यों हुई, क्योंकि लुई फिलिप जब राजा बना 1830 की क्रांति के बाद, चार्ल्स 10 को हटा करके, तो उसने गीजो को बना दिया प्रधानमंत्री। और गीजो कैसा निकला, बेकार निकला। और साथ ही साथ लुई फिलिप के पास भी कोई सुधारवादी कानून नहीं था, तो देश और उसका विदेश नीति भी असफल हो गया। तो क्या होगी, देश में भुखमरी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। तो 22 फरवरी 1848 को थियर्स के नेतृत्व में लोगों ने क्या किया, लंदन की राजधानी पेरिस में जुलूस निकाले, और उस पर राजा ने क्या कर दी, रोक लगा दी। तो उस पर क्या हो गया दोस्तों, क्रांति हो गया 1848 की। और लुई फिलिप को जान बचाकर कहाँ भागना पड़ा, गीजो को इंग्लैंड भागना पड़ा। और इसी इसी क्रांति के बाद 21 वर्ष से अधिक आम नागरिक को क्या मिला वहां पर दोस्तों, वोट देने का अधिकार मिला। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। ये रहा, वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियां थी। जी हाँ दोस्तों, वियना कांग्रेस 1815 में स्थापित की गई थी, यूरोप के देशों के द्वारा, फ्रांस इंग्लैंड के द्वारा। और इसके द्वारा क्या किया गया, नेपोलियन के द्वारा जो जिस राज्य को समाप्त कर दिया गया था, उसके आक्रमणों के द्वारा फ्रांस और उसको पुनः स्थापित किया गया। फ्रांस और में बुर्बो राजवंश, जो पुराना राजवंश चल रहा था, उसकी स्थापना की गई। फ्रांस में लुई 18 को राजगद्दी किया। जी हाँ दोस्तों, आपको जानना चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए, लुई क्या होता है दोस्तों, फ्रांस के राजा को क्या कहा जाता है, लुई कहा जाता है। तो लुई 18वां नाम चल रहा था, लुई 1 2 3, लुई 14वां के बाद लुई 17वां, लुई 18वां। लुई 18वां को गद्दी पर सौंपा गया। लुई क्या है दोस्तों, फ्रांस के राजा को लुई कहा जाता है। इटली और ऑस्ट्रिया राज परिवार को सत्ता सौंपी गई। नेपोलियन द्वारा स्थापित 19 राज्यों के जर्मन महासंघ को भंग कर दिया गया। इस प्रकार वियना व्यवस्था द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन कर पुरानी सत्ता को बहाल गया। पुरातन युग का आरंभ किया गया किसके द्वारा, वियना कांग्रेस 1815 के द्वारा गया, जो कि मेटरनिक की अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां प्रश्न ये रहा आपके बीच, बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा की है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिक था, जिसने क्या किया था, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया था। रक्त और आयरन एंड ब्लड, आयरन एंड ब्लड रूल्स किया था। सैनिक शिक्षा को अनिवार्य करता। फ्रैंकफर्ट संसद में उसने भाग लिया। रूस और फ्रांस में राजदूत भी रहे। 1862 में वो प्रसा का चांसलर बना। प्रसा एक मजबूत देश था। सर्वप्रथम बिस्मार्क ने प्रसा की आर्थिक और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की। तत्पश्चात उसने 1864 में डेनमार्क, ऑस्ट्रिया 1866 में सेडोवा युद्ध, काफी इंपॉर्टेंट युद्ध है दोस्तों, तथा फ्रांस 1870 में सीडान युद्ध, सेडोवा युद्ध 1866 और सीडान युद्ध 1870 को में उन्होंने जीत दर्ज की और जर्मनी का एकीकरण कर लिया। आप इसमें जोड़ सकते हैं कि बिस्मार्क ने क्या किया, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया, साथ ही साथ आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, और साथ ही साथ वो क्या था, गुप्त संधियों का भी जन्मदाता था दोस्तों। वो अन्य राष्ट्रों के साथ गुप्त संधियां कर लेता था, और अपने जो विरोधी थे उसको हरा देता था। तो इस तरह से बिस्मार्क ने क्या किया, उत्तर जर्मनी का एकीकरण किया। उत्तर जर्मनी को सारे जो क्षेत्र थे, जो छिटपुट इधर उधर राजाओं में बटे हुए थे, जिसमें डिस्टर्बेंस मेन रूप से जो ऑस्ट्रिया का था, उसको समाप्त कर दिया। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। फिर उसी से रिलेटेड प्रश्न है, क्योंकि बार बार चूंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे घुमा घुमा के प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हमारी मजबूरी भी है कि इसी तरह के प्रश्न जो परीक्षा में 2011 से 21 के बीच बार बार आया है, उसको दिया गया है दोस्तों। तो वीडियो को स्किप नहीं करें, शुरू से अंत तक देखें। प्रसा का राजा विलियम प्रथम ने प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिक बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री बनाया।
किसने बनाया? विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और तलवार यानी रक्त और लोह नीति का अवलंबन किया, जो कि पहले भी हम लोग देख चुके थे। सबसे पहले विस्तार ने आर्थिक सुधारक द्वारा प्रथा की स्थिति मजबूत की, इससे सैनिक शक्ति सुदृढ़ की, सारे लोगों के लिए सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया। तो ऑटोमेटिक है कि स्ट्रांग होगा देश। प्रथा के एकीकरण के लिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया, जो कि पीछे देखते हैं 1866 में सेडोवा का युद्ध, 1870 में सेडान का युद्ध, जिसमें जीत की। इसके परिणाम स्वरूप ही यूरोप के नक्शे पर एकत्रित जर्मनी राष्ट्र का उदय हुआ, यानी कि जर्मनी का एकीकरण किया। किसने किया दोस्तों? बिस्मार्क ने किया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके बीच, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों का उल्लेख करें। जी हाँ दोस्तों, यूनान का इतिहास जो है गौरवमय इतिहास था। वो अपने साहित्य के लिए, अपने संगीत के लिए, कला के लिए काफी विश्व में विख्यात हैं यूनान। और यूनान में किसके नेतृत्व, यूनान कब ये स्वतंत्र राष्ट्र हुआ? 1932, यहाँ पर 1832 होगा दोस्तों। कब वो स्वतंत्र राष्ट्र बना यूनान? 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में यूनान क्या बना दोस्तों? स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि 1821 में वो जो था वो तुर्की का कब्जा था। यूनान पर किसका कब्जा था दोस्तों? तुर्की का। और तुर्की के सपोर्ट में कौन था? सिर्फ मिस्र था। तुर्की के सपोर्ट में कौन था दोस्तों? सिर्फ मिस्र, जिसको इजिप्ट हम लोग बोलते हैं, ये था। लेकिन यूनान का सपोर्ट किसने किया? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस ने, सारे लोगों ने यूनान का सपोर्ट किया। यूनान के सपोर्ट में कौन थे दोस्तों? यूनान के सपोर्ट में ये इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया, ये तीनों के थे। इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया। इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया, इसको आप लोग बोल सकते हैं इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया। FIFER, फ्रांस, इंग्लैंड और रसिया, ये तीनों किसके सपोर्ट में थे? यूनान के सपोर्ट में थे दोस्तों। और यूनान का वो नेता कौन था? अलेक्जेंडर चिप्सिलांटी। कौन था दोस्तों? अलेक्जेंडर चिप्सिलांटी, अलेक्जेंडर चिप्सिलांटी। तो ये सारे बात आपको सुनाई पड़ेंगे दोस्तों, अलेक्जेंडर चिप्सिलांटी। फिर आपको ये पढ़ करके बता दिया जाता है कि यहाँ पर क्या लिखा गया दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हैं कि 1932 में यूनान को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। उल्टा हम लोग चल रहे हैं, 1932 में यूनान क्या बन गया? संप्रभु राष्ट्र बन गया। यद्यपि इस प्रक्रिया में गणतंत्र की स्थापना, परंतु एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति को गहरी ठोस लगाई। प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध राष्ट्रवाद की विजय हुई। यूनानियों ने के विजय से 1830 के क्रांतिकारियों की प्रेरणा मिली। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र के अन्य शाही राज्यों में भी राष्ट्रवादी आंदोलन प्रवाह करने की चाह बनी। तो 1832 में ये हुआ। लेकिन यूनान को मोटिवेशन कहाँ से मिला था? यूनान को मोटिवेशन मिला था दोस्तों फ्रांस की क्रांति से। किससे मिला था मोटिवेशन? फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई थी। ये 1832 होगा, क्या होगा दोस्तों? 1832। 1700 फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789। उससे ईरान ने मोटिवेशन लिया। और ईरान पर किसका कब्जा था दोस्तों? तुर्की का। और तुर्की के सपोर्ट में कौन था? मिस्र था। तुर्की के सपोर्ट में कौन था? मिस्र था। और ईरान के सपोर्ट में कौन कौन से राष्ट्र आए दोस्तों? यूनान के सपोर्ट में आया हमारा इंग्लैंड आया, फ्रांस आया और रूस आया। ये तीनों ने मिलकर ईरान को सपोर्ट किया। ईरान का अपना गौरवमय इतिहास था। ईरान का साहित्य कला काफी स्ट्रांग था। और यूनानियों ने क्या की? अलेक्जेंडर चिप्सिलांटी, किसके नेतृत्व में? अलेक्जेंडर चिप्सिलांटी के नेतृत्व में अपने आप को 1830 में क्रांति का आगाज किया। 1821 से ही हुआ था। और देश को क्या कर दिया? यूनान को तुर्की के जो कब्जा था उससे स्वतंत्र कर लिया दोस्तों। इस प्रकार 1832 में यूनान क्या हो गया? एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न आज का, हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन में केशुत के योगदान की चर्चा करें। उत्तरी हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व केसुत तथा फ्रांसिस डिक ने किया। केसुत लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसने वर्गहीन समाज के विचारों से जनता को परिचित कराया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कोशित ऑस्ट्रेलियाई अधीनता का विरोध कर यहाँ की व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। यानी कि कोशित ने हंगरी की में क्या किया दोस्तों? वो वर्गहीन समाज, जो सबसे सर्वहारा वर्ग होता है, उसके लिए उन्होंने काम किया। और जिस पर क्या की, वहाँ के राजा ने प्रतिबंध लगाया, लेकिन वो उसके लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहा। तो कोशित का हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन में यही योगदान था दोस्तों। तो चलते हैं अब अंतिम प्रश्न पर दोस्तों। खुद को कमजोर करके खुद को कमजोर समझ के यूं नाकाम न कर। खुद को कमजोर समझ के यूं, जी हाँ, मोटिवेशनल शायरी। खुद को कमजोर समझ के यूं नाकाम न कर, जिल्लत भरी जिंदगी जीते जीते उम्र तमाम न कर। अपनी ताकत से तू हवा का रुख मोड़ ले ए दोस्त। अपनी ताकत से तू हवा का रुख मोड़ दे ए दोस्त। टोपर बन जा, तू आदमी है, तू इंसान है,
तो इंसानियत को बदनाम न कर, तो इंसानियत को बदनाम न कर। अपनी ताकत से हवा का रुख मोड़ ले ए दोस्त, तो इंसान है, तू टोपर बन जा, तो इंसानियत को बदनाम न कर, तो इंसानियत को बदनाम न कर। जी हाँ दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और शुरू से अंत तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए भी आपको ढेर सारा धन्यवाद। आपसे फिर एक बार मिलेंगे इसी वादे के साथ। आपका होस्ट और दोस्त आर के भारती आपसे विदा लेता है। धन्यवाद।